हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज लव कौशिक। आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज क्लास 11th को चैप्टर नंबर 3 करा दूंगा और हो पाया तो ये चैप्टर एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट भी होगा। मैं जानता हूं 11वीं क्लास के बिजनेस स्टडीज के बच्चे क्या सोचते हैं जब बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। 10वीं तक तो था ही नहीं नया ये सब्जेक्ट तुम्हारे पास, 11वीं क्लास में नया नया आया है और फिर किताब देखते हैं तो हर चीज की मैरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेज, लिमिटेशन ये देख देख के पक गए हैं, बोर हो गए हैं। याद कैसे करें? अरे पहले कुछ बेसिक बातें जानोगे तब चीजें याद होंगी। जब तक कॉन्सेप्ट जहन में नहीं बस जाएगा ना, जब तक चीजें देशी भाषा में अपने अंदर नहीं उतर जाएगी, तब तक चीजें याद नहीं होती, तब तक चीजें समझ नहीं आती, तब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यहां पर पहले एंटरप्राइजेस का मतलब तुम्हारे दिमाग और दिल में फूंक दूं। पहले इसको समझो, कोई काम धंधे की बात हो रही है जहां पर कोई सामान बनाया जा रहा है और उसको बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, उस चीज को बोल रहे हैं एंटरप्राइज। ऐसा हमारे देश में सरकार भी करती है, सरकार भी कुछ ना कुछ बनाती है, फिर उसको बेचती है, फिर पैसे कमाती है ना। सरकार की कंपनी की अगर बात करें तो बहुत कुछ वही पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कोई कोई दुकान खोलता है तो सामान बेच के पैसे कमाता है, कोई बिस्कुट की कंपनी है तो बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, उसको बेच के फिर पैसे कमा रही है। तो काम धंधों के बारे में इस चैप्टर में बात होने वाली है और चैप्टर की शुरुआत एक बेसिक कॉन्सेप्ट से की गई है जो करनी नहीं चाहिए थी। वैसे अगर देखो एंटरप्राइज से रिलेटेड बात हो रही है, मेरा मानना है कि सीधा बिजनेस से रिलेटेड बात करनी चाहिए यहां पर, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला कि पूरे देश को दो सेक्टर में डिवाइड कर दिया, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। तो इसका मीनिंग हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुक में लिखा है नंबर लाने हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि नंबर लाने हैं, मैं आपको रियल लाइफ नॉलेज भी दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, ये भी बताऊंगा कि चीजें तुमसे कनेक्ट कैसे होंगी, तब बात भेजे में घुसेगी और तब पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि लव सर बढ़िया पढ़ा रहे बिजनेस स्टडीज, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता दो और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी दिक्कत, परेशानी, डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा है कि तुम मुझे टाइप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम पे भाई उसकी फोटो भेज दो, फोटो देख लूंगा तो वहीं उसका रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अपने पूरे देश को, वर्ल्ड में कोई भी देश हो, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा सरकार है, दूसरा हिस्सा हम जैसे प्राइवेट लोग हैं। तो दोस्तों जो सरकारी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब प्योर तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर होता है, बस इतना समझ लो। और जो गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर जो भी बच गया, आप बच गए, मैं बच गया, हम है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के जो भी बच गया, ठीक है। अब देश के अंदर काम धंधे प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर के भी एंटरप्राइजेस हैं। देश के अंदर काम धंधे सरकार भी चला रही है, यानी सरकार के भी एंटरप्राइजेस हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि सरकार के कौन कौन से एंटरप्राइजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से एंटरप्राइजेस हैं या हो सकते हैं, कौन से उनके एग्जाम्पल हैं। सरकार के नाम सुनोगे तो तुम्हें 11वीं क्लास के स्टूडेंट सुने यार, अभी रियल टच में नहीं आए हो। बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देश के अंदर सरकार प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके नाम हल्के लगते हैं स्टूडेंट लेवल पे। जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे, ग्रेजुएशन पे या बड़े हो जाओगे, देश के लिए मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब वो चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं समझ सकता हूं कि 11वीं क्लास के बच्चे इस लेवल पे उसको सीरियस नहीं समझेंगे। किसको नहीं समझेंगे? अभी बता रहा हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सरकारी कंपनी को लिखा है यहां पर, मतलब सरकारी कंपनी एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, जब जब पढ़ा रहा हूं वो बता रहा हूं। यानी जो सरकारी काम धंधे हैं उनको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट कोई ना कोई पैसों की एक्टिविटी कर रही है, यहां पर सामान बना रही है, बेच के कुछ पैसा कमा रही है ना। तो वो 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला हुआ है, दूसरे नंबर पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोला हुआ है और तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट कंपनीज बोला हुआ है। बस यही वाला नाम पसंद आ रहा है, बाकी ये दो नाम खतरनाक से लग रहे हैं आपको। कुछ भी खतरनाक नहीं है। देखो मत अभी इस कैटेगरी में आओ, आप सिर्फ नीचे एग्जाम्पल पढ़ो। देखो ये चीजें सुनी हुई लग रही है, नहीं लग रही है? सरकार के बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं जिसको पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की ही रेल चलती है, कोई प्राइवेट अंबानी भी रेल नहीं चला पाया। रेल की पटरी की बात हो रही है, मेट्रो की बात नहीं हो रही, समझ रहे हो? रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, एफएम के बहुत सारे चैनल है, लेकिन एक 106.2 आता है, 106.4 आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। 106 पॉइंट कुछ आता है, वो ऑल इंडिया रेडियो होता है सरकारी, एआईआर बोलते हैं उसको। दूरदर्शन टीवी जो तुम कभी देखते नहीं हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी होती हैं जहां पर ऑर्डिनेंस का सामान बनाया जाता है, हथियार से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड या फिर दूसरी फोर्सेस से रिलेटेड फैक्ट्रीज होती है यहां पर। ये सरकारी है। सरकार ने एफसीआई बना रखी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी तुम समझो कि सरकारी
अथॉरिटी है, यहां पर अनाज रखा जाता है। जो अनाज सरकार खरीदती है, किस लिए खरीदती है सरकार अनाज? ताकि गरीबों को दे सके सस्ते रेट पे, या फिर वहां पर प्रोवाइड कर सके जहां पर कोई आपदा, डिजास्टर आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई है, वहां के लोगों को फ्री में दे सके। तो ये रखता है सरकार का डिपार्टमेंट। ऐसे ही इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के नाम से बहुत फेमस है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, बहुत सारी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट है जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिर सरकारी कंपनी के एग्जांपल लिखे हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे SAIL के नाम से बड़ा फेमस है सेल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सब सरकारी नाम है ना यार, ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है तो दिल को नहीं छूते। ठीक है, अब आपको बताता हूं ये होते क्या है। नंबर 1 चीज आपको सबसे पहले यही बताऊंगा, स्टैट्यूटरी का मतलब हिंदी में वैसे होता है वैधानिक, और आपको अगर दिल से ये बात लगानी है तो समझो इसका मतलब होता है लीगल। कोई भी चीज कानूनी तौर पर हो रही है तो वो स्टैट्यूटरी है। हमारे देश की लोकसभा को बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठे होते हैं बहुत सारे मंत्री। अब पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, यानी किसी एंटरप्राइज को बनाया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो एंटरप्राइज कहलाती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये सरकार ने पार्लियामेंट में पास करके बनाए हुए हैं। और इसके अंदर अभी आपको बड़े एग्जांपल देता हूं। बड़ा एग्जांपल क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापता है। अच्छा, नोट छापने की एक बात बताता हूं, हमारे देश में आरबीआई सारे नोट छापता है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। हमारे देश में आरबीआई करेंसी के कॉइन प्रिंट नहीं करता, प्रिंट नहीं होते कॉइन, वैसे सिक्के जो होते हैं वो मिंट होते हैं। तो वो कौन करता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता ना तो पूछ लो मुझसे, मैं बताऊंगा, अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, तो आरबीआई अपने आप में एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, फिर अब बात आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। वो सब एंटरप्राइज होते हैं जिसमें सरकार का कोई मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री उसकी हेड होती है। अब यहां पर ना आरबीआई का कोई हेड नहीं है सरकार में, ये ऑटोनोमस बॉडी है। आरबीआई का हेड को बोलते हैं गवर्नर, वो अलग ही चीज है, बस सरकार ने बना दिया, अब वो चल रही है अपने अलग ही रूटीन में, अलग ही हिसाब से। सरकार की कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट है, रेलवे का भी मंत्री अलग होता है, और यहां पर भी सूचना मंत्री अलग होता है, दूरदर्शन में भी सूचना मंत्री चलता है, यहां पर डिफेंस मिनिस्टर चलता है, यहां पर भी, मतलब ये कोई ना कोई मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये सब एंटरप्राइजेस आ रखे हैं। तो समझो कैसे समझना है, चीजें आसान कैसे बननी है भाई। सरकारी एंटरप्राइज 3 तरीके के होते हैं, एक जो किसी मंत्रालय के अंडर में होते हैं, एक जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाए गए हैं, और एक जो प्योर कंपनी की तरह काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ये जितने भी होते हैं ना देश का भला करने के लिए हैं, देश के सोशल वेलफेयर के लिए। जिनको सूचना नहीं मिलती उसके लिए एआईआर या दूरदर्शन बना दिया, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, पैसे नहीं है जिसके पास, या कम पैसे हैं, या फिर जहां तक दूसरे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस नहीं जा सकते, उन चीजों के लिए रेलवे भी है। चिट्ठी विट्ठी के लिए लोगों के लिए सुविधा प्रदान कर रखी है। सुविधाओं के लिए तो एफसीआई बनी है, सुविधाओं के लिए तो एलआईसी बनी है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जान का रिस्क से कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट कर रही है। अब ये जो कंपनी है भाई, ये तो माल कमाने के लिए बनी है भाई, ये सब सामान बनाती है और बेचती है। अब इसकी खास बात बताता हूं, ये नहीं है कि 100% सरकार की ही कंपनी है ये। अगर मान लो किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपया है, तो ये वो कंपनियां हैं जिसके अंदर सरकार का कम से कम 51% हिस्सा है। तो गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिस कंपनी में सरकार का एटलीस्ट 51% हिस्सा होता है, और उससे को बोलते हैं इक्विटी। उस मालिकाना हक को बोलते हैं दोस्तों इक्विटी, ऐसे वर्ड आएंगे। तो जिसके अंदर गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, यानी इक्विटी शेयर सरकार का 51% से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 51% भी चल जाएगा, क्योंकि इतना होता है ना तो फिर सरकार की चल रही है वहां पे, यानी मैनेजमेंट सरकार संभाल रही है। कोई भी रूल लागू करना होगा सरकार, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सरकार, तो सरकारी चीज हो गई। तो इन चीजों पर सरकार की चलती है। ठीक है जी, चलो ये तो सरकारी डिवाइड हो गया, सरकार ने जो एंटरप्राइज थे। अब हम देखेंगे कि हम लोग, आप लोग, प्राइवेट एंटरप्राइज कितने तरीके के होते हैं। तो प्राइवेट के बारे में बात करनी है। आपके सामने एक लाला जी दिखाए गए हैं दुकान पे, ये भाई एक दुकान खोल के बैठे हैं, सरकारी दुकान थोड़ी है, ये प्राइवेट दुकान है। दोस्तों ऐसी दुकानें, ऐसे काम धंधे जिसके अंदर एक बंदा सब कुछ संभाल रहा होता है, ऐसे काम धंधों को बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में सोल प्रोपराइटरशिप।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एंटरप्राइज जो प्राइवेट सेक्टर का है और जिसके अंदर एक ही बंदा सब कुछ संभाल रहा है, इसका ही कर्जा, इसका ही लोन, इसका ही प्रॉफिट, इसका ही लॉस। कर्जे को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी भी इसकी है, कैपिटल भी इसकी, प्रॉफिट भी इसकी, लॉस भी इसकी। तो यहां नाम लिखूं? नाम नहीं लिख रहा अभी, नाम थोड़ी देर में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे सामने। ये प्राइवेट एंटरप्राइज है। एक और प्राइवेट एंटरप्राइज देखो, ये देखो, टाटा के एंटरप्राइज, हल्दीराम के एंटरप्राइज, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मैं यहां एक स्पेशल मैसेज तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। हल्दीराम और टाटा पता है कैसे एंटरप्राइज हैं? ये पुश्तों से चले आ रहे हैं, बाप दादा के जमाने से। दादा ने किया, फिर बेटे ने किया, फिर भतीजे ने किया, पोते ने किया, ऐसे काम धंधे चलते आ रहे हैं। दोस्तों, जो एक ही फैमिली के बिजनेस चलते आ रहे हैं ना नीचे तक, उन सभी बिजनेसेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, दोनों में से कुछ भी बोल लो। ठीक है, मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टैब्लिश होते हैं बिजनेस। वैसे खैर उसको छोड़ो, दया भाग मिताक्षरा को, कानूनों को छोड़ो, कानून की बात नहीं कर रहे। तो एक प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसा भी जो पूरी फैमिली से होता हुआ चल रहा है। यहां पर जो बिजनेस का हेड होता है उसको ऑनर नहीं बोलते, उसको सही शब्द इस्तेमाल करूं तो बोलते कर्ता, KARTA। तो ये भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, सरकारी थोड़ी है। एक और देख लो, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं हम मिलकर काम करेंगे, प्रॉफिट में भी हमारी हिस्सेदारी, लॉस में भी हमारी हिस्सेदारी, या फिर कोई दूसरी शर्तें लागू हो जाएं और मिलकर काम करने लगे, तो उस काम धंधे को बोलते हैं पार्टनरशिप। और दोस्तों, जब भी कोई पार्टनरशिप करोगे तो पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। खैर पार्टनरशिप डीड की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा था एक प्राइवेट काम धंधा पार्टनरशिप भी होता है। हाँ, सामान कुछ भी बना रहे हैं, सामान की बात अभी नहीं कर रहे, अभी देख रहे एग्जांपल क्या हो सकते हैं। ये स्पेशल काम धंधा है, आपको देखने से समझ आएगा ही नहीं, मैं बताता हूं। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप जब सामान खरीद के लाता है ना मैन्युफैक्चरर से, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर, मतलब मान लो तुम 5,000 लोग इकट्ठे हो गए और दोस्तों 5,000 लोगों ने कोई सामान खरीदना है और दुकान पे गए खरीदने के लिए, तो दुकान वाले को बोल सकते हो तू मुझे सस्ते रेट में बेच, बोल सकते हो ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब ऐसे ही काफी सारे लोग इकट्ठे होकर किसी के पास सामान खरीदने जाते हैं तो वो सस्ते में सामान खरीद लेते हैं, उनके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। शब्द का क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैं जो वर्ड बोल रहा हूं यहां पर, उसका नाम है बार्गेनिंग पावर। इसको नेगोशिएशन पावर भी बोलते हैं, नेगोशिएट करना या बार्गेन करना। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है। वो क्या करते हैं, उनको बीज खरीदने होते हैं या कुछ खाद के सामान या पेस्टिसाइड्स खरीदना होता है या इंसेक्ट को मारने की दवाई खरीदनी होती है, तो इनकी पूरी ग्रुपिंग सामान खरीदने जाती है तो सस्ते में खरीद लेती है। एक बंदा खरीदता ना तो महंगे में पड़ता, जब बहुत सारे मिलके कर रहे हैं तो सस्ते में पड़ता है, क्योंकि दबाव पड़ता है। जो बेचने वाला है उसको बोल भी तो सकते हैं सस्ते में देना दे, वरना तेरे से नहीं खरीद रहे, किसी और से खरीद लेंगे, है ना। तो ये भी एक बिजनेस करने का तरीका है। फार्मर्स तो एक तरीके के प्रोड्यूसर हैं, बिजनेसमैन ही हैं, सामान बना के बेचते हैं फिर पैसा कमाते हैं। तो ये एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसका मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिखा तो है ही ऑलरेडी यार, इसको बोलते हैं नैफेड। नैफेड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक हैफेड है, हरियाणा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमूल है दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी एक ऐसा ही ग्रुप है जो इसी तरीके से काम करता है। इन सबको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये भी काम धंधा खोलने का एक तरीका होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के बैठ जाओ, कोई सामान बनाओ तुम घर में, बाहर बेच दो उसको, जो प्रॉफिट होगा वो सारे बंदे मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक पार्टनरशिप की तरह ही हो गया, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और प्राइवेट काम धंधा, ये देखो अंबानी जी हमारे कितने खुश हो रहे हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक है, एप्पल कंपनी का लोगो है, गूगल है, गाड़ियों की कंपनी है। दोस्तों इन सबको बोलते हैं प्रॉपर कंपनी। सब कुछ अलग हुआ, देखो एक बंदा काम चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, फैमिली से ऊपर से काम चलता आ रहा है हल्दीराम की तरह, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और वो बार्गेनिंग की पावर को यूज कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, अब ऐसी सब चीजों को कंपनी बोलते हैं। इन कंपनी के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हिस्सेदार होते हैं, जितने भी लोग मालिक होते हैं, उन सबको शेयर होल्डर बोलते हैं। इस कंपनी के शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं।
और मतलब कभी बेचे भी जाते हैं, कभी नहीं भी बेचे जाते, इट डिपेंड्स। जो भी शेयर खरीदता है मतलब इन कंपनीज का, वो कंपनी का मालिक बन जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल और आएगी। ठीक है, अब ये कुछ हमारे देश की कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां विदेशों से आई है। जो देश की कंपनियां हैं वो तो ठीक है, जो कंपनियां विदेशों से आई हैं जैसे एप्पल या मल्टीनेशनल गूगल, इनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी की शॉर्ट फॉर्म है एमएनसी। एमएनसी वो सब एंटरप्राइज होते हैं जो एक देश से ज्यादा देशों में व्यापार करते हैं। गूगल नहीं करता, एप्पल नहीं करता, तो ये कंपनी भी है और इनका पूरा नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, और ये अपने आप में जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है, जैसे कि पेप्सी और कोक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में कोका कोला कंपनी है, मतलब इसकी कोल्ड ड्रिंक बेची जाती है सिर्फ 2 कंट्री छोड़ के। एक कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया जो कि एशियन कंट्री है, और दूसरी कंट्री का नाम है क्यूबा। ठीक है, तो 2 कंट्री के अंदर नहीं बिकती कोका कोला, पूरी दुनिया बिकती है। पेप्सी भी ऐसी ऑलमोस्ट 3 एक कंट्री में नहीं बिकती, बाकी सब कंट्री में बिकती है। तो ये एमएनसी है, इनको ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं। तो यहां से क्लियर हुआ चैप्टर का नाम। प्राइवेट एंटरप्राइज अलग अलग फॉर्म हो सकती है, गवर्नमेंट यानी पब्लिक एंटरप्राइज 3 फॉर्म हो सकती है। ठीक है, और फिर ये ग्लोबल एंटरप्राइज, एमएनसी को ही ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं। और की टर्म्स आपको बताऊं तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपको कंटेंट लिखना आ सकता है। मेनली क्या लिखा है, द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट का मतलब यहां पर इंक्लूड बोल दो। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड ऑफ बिजनेस ऑन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट एंटरप्राइज एक ऐसे काम धंधे होते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल मालिक होते हैं या इंडिविजुअल्स का ग्रुप मालिक होता है। आसान लैंग्वेज में एग्जांपल आपको बहुत सारे पता है। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि वो दुकान वाला या कोई नाई की दुकान हो सकती है, या कोई मोची हो सकता है, या सुनार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स बहुत सारी चल रही है, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव अभी बताई थी, नाफेड, हैफेड, अमूल, या कंपनी को तुम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हो। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हर एक फॉर्म ऑफ मार्केट के, तो ये लो तुम्हारे सामने पेश है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हर एक के बारे में लिखा हुआ दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे गूगल वगैरह, मल्टीनेशनल कंपनी, इसको ही बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, और आपको अगर एक बात बताऊं, अगर तुम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे, अगर तुम पूनम गांधी से पढ़ रहे हो या सुभाष डे से पढ़ रहे हो, तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बुक्स हैं, नो प्रॉब्लम। वहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। ये कंटेंट आपके लिए रेडी है, कोई दिक्कत डाउट हो तो मुझे बता देना। अगले पे आते हैं जी, सरकारी सेक्टर के बारे में। सरकारी सेक्टर के बारे में यानी पब्लिक सेक्टर के बारे में लिखा है। तो द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट के लिए लैंग्वेज इंप्रूव कर लो, इंक्लूड बोल दो इसको। तो द पब्लिक सेक्टर इंक्लूड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सरकार, यानी बाय गवर्नमेंट। सरकार उनकी मालिक भी है, ऑन भी है, और सरकार उसको मैनेज भी करती है। मैनेज का मतलब उसके काम धंधों को सुचारू रूप से देखती है, चेक भी करती है, मॉनिटर भी करती है, कंट्रोल भी करती है, और जरूरत पड़े तो सुधारती भी है। ये सब मैनेजमेंट है। ठीक है ना, तो ऐसी सभी कंपनियां या तो 100% सरकार की हैं या कम से कम 51% सरकार की हैं। अब 100% सरकार का क्या है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी, गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी, जैसे कि रेलवे की बात हो गई, पोस्ट ऑफिस, 100% सरकार की है। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे कि आरबीआई मैंने बताया, एलआईसी मैंने बताया, वो भी सरकार की है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जैसे कि अभी हाल फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो एलआईसी भी 100% सरकार की नहीं है, अभी शेयर उसके बिक चुके हैं। अगर बात करूं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब। ठीक है जी, तो लिखा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर पब्लिक एंटरप्राइज मे टेक आर एज फॉलोज। लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, सीधा लिख सकते हो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के काइंड्स 3 तरीके हैं, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और एक गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी का एक नाम और है, इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं, इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। इनके शेयर वगैरह मार्केट में बिकते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने पेश कर दिए गए हैं, तीनों के तीनों सरकारी कंपनी के डिवीजन है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको चीजें याद रहती हैं, बस इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। यहां पर कलर कौन सा रखें, लाल रख दिया, चलो।
ये भारतीय डाक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये ITI लिमिटेड है, ऐसे और भी कंपनीज होती हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 का है डिपार्टमेंटल का, ये एग्जांपल नंबर 2 का है पब्लिक कॉर्पोरेशन का। पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं बोलना चाहिए इसको, एक्चुअली हम बोल देंगे, ज्यादा सही शब्द रहेगा स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी है। फिर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये रही, इसके अलावा और भी लिख सकते हो, भारत पेट्रोलियम भी हो सकता था, BP, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल है। और अब आगे आ जाओ, ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल है। आपने देखा ना कि गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मजे वाली बात कंपनी को पढ़ने में होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बिजनेस स्टडीज वाले, उनको कंपनी पढ़ने में मजा आता है। तो सरकार की कंपनी, इसके एग्जांपल देख लो, ये रियल लाइफ में ज्यादा दिखते हैं। कौन कौन से हैं? ये लो जी, ये बिजली प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। हालांकि हमारे घर में बिजली टाटा या रिलायंस के थ्रू आ रही है, या तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, या BSES है, अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन दे ये रही है। BHEL दे रही है, इलेक्ट्रिकल है तो ये नहीं दे रही, देने वाली है NTPC नेशनल थर्मल पावर लिमिट कॉर्पोरेशन, और एक NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोल और भारत पेट्रोलियम। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। अब एक नई टर्म तुम्हारे सामने, अच्छा मैंने बता दिया आपको प्राइवेट एंटरप्राइज और उसकी फॉर्म्स, फिर सरकारी एंटरप्राइज और उसकी फॉर्म्स। क्लियर कट दिमाग में रख लेना। ज्यादा बोर हो रहे हो वीडियो को पॉज कर देना, बाद में देख लेना। नहीं बोर हो रहे, हिम्मत है हिम्मत, तो अभी इसको पूरा ही कंप्लीट देख लो, थोड़ी सी बची हुई है, ज्यादा नहीं बची हुई, ठीक है। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं जिसका पेन का कलर लाल ही रखते हैं, जो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब समझो, ये भी एक बिजनेस का तरीका है, काम धंधा खोलने का तरीका है। जब दो लोग मिलकर काम धंधा खोलते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, सिंपल। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, पानी पीते पीते, एक गुड़ पी लूं, प्यास लग रही है भाई। जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, तो उससे पहले पतंगों की दुकान लगनी शुरू हो जाती है। तो दो लोग मिलके सिर्फ पतंगों की दुकान लगाते हैं, पूरे साल भर थोड़ी लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं अगस्त में 15 अगस्त तक पतंगे बिकेंगी, तो जुलाई में लगानी शुरू कर देते हैं। तो 1-1.5 महीना वो पतंग बेच रहे हैं, सद्दी बेच रहे हैं, मंजा बेच रहे हैं, उसके बाद वो अपना बिजनेस खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रहे हैं कि उस टाइम खत्म हो जाएंगे, ये जॉइंट वेंचर है। या फिर ऐसे बिजनेस का एग्जांपल और ले लो, होली पे कलर बिकते हैं, तो वो पूरे साल थोड़ी कलर बिक रहे हैं, वो रंग थोड़े टाइम के लिए बिक रहे हैं। तो जो सीजनल काम होते हैं उनके लिए लोग मिलके काम धंधा खोल लेते हैं एक साथ, और जैसे ही वो सीजन या फेस्टिवल चला जाता है वो अपना काम स्टॉप कर देते हैं। इसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। रियल लाइफ में बड़ा जॉइंट वेंचर देखोगे तो मारुति और सुजुकी कंपनी ने किया था। मारुति इंडिया की कंपनी हो गई, सुजुकी जापान की कंपनी हो गई, मिलकर इन्होंने मारुति उद्योग बनाया था, जो कि अब नहीं है, टाइम समाप्त हो गया तो अलग अलग हो गए। ऐसा ही हीरो होंडा कंपनी ने किया था, बाइक बनाती थी, कार भी बनाती थी। अब हीरो कंपनी अलग है, होंडा कंपनी अलग है, हो गया समाप्त इनका टाइम। अब टाइम जरूरी थोड़ी है 15 अगस्त तक या होली तक ही रखना है, इनका अपना है। अब ये जॉइंट वेंचर भी अलग तरीके से चलते हैं। दो कंपनियां मिल जाती हैं एक साथ, ठीक है। अब मिलने की शर्तें होती है। एक शर्त ऐसी भी हो सकती है कि दोनों कंपनी मिलकर मालिक बन जाए, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखें, लॉस में हिस्सेदारी रखें, है ना। या फिर ऐसी भी हो सकती है कंपनियां एक दूसरे को बोल देंगी कि हम दोनों मिलकर तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारी हिस्सेदारी अलग अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी मतलब समझाता हूं पूरा। जॉइंट वेंचर की दो कैटेगरी है, एक होती है इक्विटी बेस्ड, यानी वो दो कंपनियां मिल भी जाएंगी और एक दूसरे का मालिकाना हक भी शेयर करेंगी। जैसे कि मान लो ए और बी दो कंपनियां मिल जाती हैं, ठीक है, और ये बोलती है 60% मालिक मैं हूं, 40% मालिक तू है, तो ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर हुआ। या फिर 50-50 कर लो, या मतलब कोई भी रेशो कर लो, तो ये इक्विटी बेस्ड। इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी, मालिकाना हक बेस्ड पे हुआ। अब ये कोई कंपनी भी बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, और सिंपल पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में नहीं है इन तीनों पॉइंट्स की, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बताया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस भी हो सकती है, जैसे कि ए प्लस बी दोनों कंपनियां मिल जाएंगी, अपना पैसा अलग अलग रखेंगी, बस एक दूसरे के काम के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगी, ठीक है ना। तो ये एक अग्रीमेंट के हिसाब से चलती हैं, और ये अग्रीमेंट जब खत्म तो कंपनी खत्म। आगे बढ़ना चाहे तो आगे और भी बढ़ सकती हैं वैसे, लेकिन नहीं बढ़ना चाहे तो फिर इनकी मर्जी।
तो जॉइंट वेंचर का अपना एक अलग से टॉपिक है, तो इसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। फिर एक वर्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। पीपीपी 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 पब्लिक सरकार, प्राइवेट जो सरकार नहीं है, हम जैसे बंदे, इनकी पार्टनरशिप कभी हो सकती है? होती है। जब एक चीज सरकार लगा रही हो, दूसरी चीज प्राइवेट सेक्टर लगा रहा हो, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट और पब्लिक की पार्टनरशिप हो गई। जैसे कि असली एग्जांपल बताता हूं, जमीन सरकार की होती है और स्कूल प्राइवेट होता है, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल है। जमीन सरकार की है और स्कूल खोला है, और स्कूल तो एग्जांपल हो गया। हॉस्पिटल खोला है प्राइवेट सेक्टर ने, मतलब किसी बाहर के प्राइवेट बंदे ने, जो हमारे देश का हिस्सा तो है लेकिन सरकार नहीं है, तो वो फिर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। अब ऐसे एक बात बताऊं, ट्रेन की बात लो, पटरी तो सरकारी है, एक वंदे भारत ट्रेन चली थी, वो प्राइवेटाइजेशन था उसके अंदर थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नहीं, मतलब प्राइवेटाइजेशन अलग ही कॉन्सेप्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल है वो, सरकारी है, ट्रेन पूरी है, बीबी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने देखने को मिलेगा, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे बना है। ये दिल्ली के बॉर्डर के आसपास एक एक्सप्रेसवे बना है, ये 135 किलोमीटर बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये जमीन पूरे सड़क की सरकार ने प्रोवाइड की है, लेकिन इसका सरफेस यानी सड़क के ऊपर जो टार वगैरह, रोड़ी पत्थर वगैरह गिरे जाते हैं, फिर सड़क बनाई जाती है, वो सड़क किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है। अब उसका नाम मुझे पता नहीं है, अलग कंपनी अलग अलग है, इलाका चेंज कर करके उसी के हिसाब से अलग अलग मैटर चल रहा है, ठीक है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको पता होनी चाहिए। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी यहां हो गया। अब दोस्तों एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओ, फिर टॉपिक आगे बढ़ाता हूं। एमसीक्यू क्या है? सिंस 1991 द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया, नंबर ऑफ डैश। अरे यार मैंने आंसर बता दिया क्या आपको? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, दोबारा सुन लो क्वेश्चन। 1991 से लेके अब तक इन चारों में से कौन से एंटरप्राइजेस के नंबर हमारे देश में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बढ़ रही है क्या? पोस्ट ऑफिस, ऑल इंडिया रेडियो बढ़ रहे हैं? या गवर्नमेंट कंपनी सेल, एलआईसी बढ़ रही है? या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आरबीआई जैसे बढ़ रहे हैं? या ग्लोबल एंटरप्राइज यानी एमएनसी कंपनियां बढ़ रही हैं? चारों में से क्या बढ़ रहा है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। अगला टॉपिक हमारा तैयार खड़ा है, यह है आईपीआर 1956। आईपीआर की फुल फॉर्म पहले बता दूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों प्रस्ताव। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ तब से कुछ बात करनी है, हमने अपने देश के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई, एग्रीकल्चर की अलग पॉलिसी बनाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अलग पॉलिसी बनाई, तो इंडस्ट्री की भी एक पॉलिसी बनाई। सबसे पहली पॉलिसी इंडस्ट्री से रिलेटेड 1948 में बनाई थी, फिर दूसरी पॉलिसी बनाई 1956 में। तो 1956 में जो पॉलिसी बनाई थी वो आपके कोर्स में है। ये पॉलिसी में सरकार कहती थी देश के अंदर जितने भी काम धंधे हैं उसके सरकार ने 3 टुकड़े कर दिए। बोला कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में सारे देश के काम धंधे डिवाइड कर दिए जाएंगे। कैटेगरी ए में होंगे वो काम धंधे, 17 काम धंधे कैटेगरी ए में होंगे जिसको सिर्फ सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर उसको छू भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। तो कैटेगरी बी में 12 काम धंधे होंगे, 12 एंटरप्राइज यानी 12 गुड्स होंगी जिसका प्रोडक्शन सरकार करेगी। फिर दोबारा अगर सरकार के बस की नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर तो कंफ्यूज हो गया इसके अंदर, पता नहीं कैसे पता लगेगा सरकार के बस की है या नहीं है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर जितने भी काम धंधे बच गए 17 और 12 को छोड़ के, वो सब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कोई भी काम धंधा करेगा, हर एक काम के लिए उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस का मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या यह मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो थी थोड़ी नैरो पॉलिसी। ये पॉलिसी सन 1991 तक हमारे देश में चली। 1991 में फिर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई। तो एक बार 1956 की पॉलिसी पढ़नी है। ये पॉलिसी कहती थी सरकार ने काम धंधों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस जो गांव में या शहर में, पहले गांव की बात करते हैं, जो काम धंधे गांव में है सरकार उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी ताकि वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े, गांव वाला इलाका भी डेवलप हो जाए। और शहर में जो छोटे छोटे काम धंधे हैं उनको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सरकार उनको भी बढ़ावा देने की कोशिश करती थी। तो ऐसे काम धंधों को सरकार बोलती थी तुम टैक्स हमें कम देना, या सरकार खुद कुछ पैसे दे देती थी सब्सिडीज के तौर पर। तो क्या लिखा है, यह है बेसिकली दोस्तों आईपीआर 1956 की फीचर्स। फीचर्स आपको पढ़नी है।
फीचर नंबर 1 कि जितने भी काम धंधे थे सरकार ने उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं। 3 ग्रुप, ग्रुप ए को बोला शेड्यूल ए, आप कैटेगरी ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज चेंज कर दो। इसके अंदर 17 ऐसे काम धंधे थे, जैसे कि आपको बताऊं, हवाई जहाज, एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, बिजली, पानी, ऐसे काम धंधे इसके अंदर थे, 17 थे, आपको सबके नाम याद नहीं रखने। शेड्यूल बी में मोटे मोटे काम धंधे थे जिससे ज्यादा पैसा आता है, और या फिर वो जो देश की ग्रोथ के लिए बहुत क्रिटिकल है, वो भी थे, जैसे कि एल्यूमिनियम का काम हो गया, जैसे कि कोई केमिकल का काम हो गया, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज हो गई। तो 12 इंडस्ट्रीज के अंदर आती थी, और फिर बोल दिया जो भी लेफ्ट हो गई, मतलब जो भी बच गई इनके अलावा, वो सब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, लेकिन हर एक काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। और बोला जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए सरकार थोड़ा प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्शन का मतलब बचाएंगी उसको, या इंप्रूव करने के लिए सब्सिडीज या फिर टैक्स में छूट देती है सरकार, ठीक है जी। और फिर बोला कि ये जो भी कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल लीज, मतलब बहुत सावधानी से बाहर से जो कंपनी आएंगी उनके साथ गवर्नमेंट व्यवहार करेगी, वो भी इस पॉलिसी के अंदर था, और ये पॉलिसी 1991 तक चलती रहेगी, ठीक है जी। अब चैप्टर खत्म होने भी जा रहा है, लास्ट टॉपिक आपको बताता हूं इस चैप्टर की की टर्म्स। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त तुम्हें किस किस को ध्यान रखना है। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब वो सरकारी कंपनियां, वो सरकारी एंटरप्राइज जो पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके बनाए गए हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनलाइजेशन। जब एक देश के संबंध विदेशी कंपनियां विदेशी सरकारों के साथ ट्रेड को लेकर बढ़ने लगते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण। तो बेसिकली एक देश का विदेशी कंपनी के साथ जुड़ाव, विदेशी इकोनॉमी के साथ जुड़ाव, ग्लोबलाइजेशन है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज, कोई भी डेफिनेशन बना लो। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर, और ये सरकारी काम धंधे। गवर्नमेंट कंपनीज, सेल वगैरह लगा लो, भारत पेट्रोलियम। ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि पेप्सी, कोक वगैरह, जो एक देश से ज्यादा देशों में काम करती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सरकारी हो गई फिर दोबारा, जैसे कि आरबीआई। आरबीआई वो होती है जो पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन दोस्तों ये नहीं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होती है जिसका कोई डिपार्टमेंट मालिक हो, मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री जिसका मालिक हो, ठीक है। जैसे रेल मंत्रालय मालिक है तो रेलवे का, वो सारे डिसीजन लेती है उससे रिलेटेड। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है। सरकार यानी गवर्नमेंट जब अपना ओनरशिप का हिस्सा सेल करे, मान लो अभी एलआईसी की बात हो रही है, एलआईसी 100 रुपए की कंपनी है एग्जांपल के तौर पर, सरकार ने बोला कि 5% हिस्सा हम किसी को बेच देते हैं तो सरकार को पैसे मिलेंगे ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार को पैसे मिलते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी को बेच रही है। तो इट रेफर्स टू द सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट कंपनीज। जॉइंट वेंचर, दो लोगों ने या दो कंपनी ने मिलकर काम धंधा खोला जो एक समय के लिए चलता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार की जवाबदेही, सरकार की आंसरेबिलिटी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार की चीज पर प्राइवेट सेक्टर कुछ काम कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, डिसइन्वेस्टमेंट एक प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल है, जब सरकार प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने लगती है, प्राइवेट सेक्टर को मौका देती है आगे बढ़ने का, तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, और एक और होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये डॉक्यूमेंट्स है यार, ये अभी इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ने। जब भी कोई कंपनी खोलते हैं या दो लोग इकट्ठे मिलकर कुछ काम करते हैं तो उनमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंट के नाम है, ध्यान नहीं रखने, नाम ही ध्यान रखो बस। जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नाम का चैप्टर आएगा 7वां, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसको। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी किताब होती है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, कब बनी थी कंपनी, कंपनी को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, सब कुछ लिखा होता है। अभी मैंने इन सब के आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं कराए हैं,
मेरिट्स डिमेरिट्स एक्सप्लेन नहीं कराए हैं, अगर करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, आपके लिए बोरिंग हो जाती। तो दोस्तों मैं चाहता हूं अगर आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स भी करने हैं इन सब चीजों के, पब्लिक एंटरप्राइज जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, नई क्लास आपके ले लूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतना सब मीनिंग ही समझ गए हो, तो फिर वो लैंग्वेज कैच कर लोगे बुक से, तो मुझे वो भी बता दो कि मुझे पता लग जाए कि मैंने कितना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। बाकी अपने दोस्तों को बता दो कि बिजनेस स्टडीज पढ़ ले कॉमर्स पे स्टार्ट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।